हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जे चौधरी प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारत में किस क्षेत्र में, कब, वो किस रूप में विकसित हुई तथा इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इस प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जनरली इसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि सभ्यता क्या होती है या सभ्यता किसे कहते हैं। और सभ्यता के साथ साथ में आपने एक शब्द और सुना है, संस्कृति। तो सभ्यता व संस्कृति किसे कहा जाता है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सभ्यता। सभ्यता देखिए, सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के लिए किया जाता है जिसमें मानव के समावेशी विकास, सकारात्मक विकास या मैं कहूं कि सकारात्मक पक्ष, प्रगतिशील पक्ष को इंगित करता है, जिसमें उन्नत कृषि, विज्ञान व टेक्नोलॉजी, नगरीकरण आदि के लिए प्रयोग होता है। जबकि मैं इसको सरलतम शब्दों में यह कहूं कि मानव का भौतिक विकास ही सभ्यता कहलाता है, या मानव की उत्पत्ति से वर्तमान तक जो निरंतर और क्रमिक विकास जो हुआ वो सभ्यता कहलाती है। जबकि संस्कृति में आध्यात्मिक पक्ष होता है, जिसमें मैं ये कहूं कि मानव के आदर्श व नैतिक मूल्यों का विकास संस्कृति कहलाता है। तो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4500 ईसा पूर्व भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में विकसित हुई। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक नगरीय आदि ऐतिहासिक कांस्य युगीन व नवपाषाणिक सभ्यता का विकास हुआ, जो विश्व में तीसरी कांस्य युगीन व भारत की पहली कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। अतः इस सभ्यता का विकास प्रारंभ से चली आ रही ताम्र पाषाणिक व नवपाषाणिक ग्रामीण सभ्यता का एक क्रमिक और विकसित रूप ही था, जो 2500 ईसा पूर्व तक आते आते पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीय स्वरूप में परिवर्तित होने लगी तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक इस हड़प्पा सभ्यता ने अपने नगरीय स्वरूप को उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया था। या मैं ऐसे कहूं कि ये हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, जो 2000 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे इस हड़प्पा सभ्यता का गौरवमयी इतिहास पतन की ओर चला, जो 1700 ईसा पूर्व तक आते आते पूर्ण रूप से
पतन की ओर चला जाता है या इस सभ्यता का पतन हो जाता है। तो देखिए आपने यहाँ 3-4 शब्द देखे कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता है। तो अभी आपने सुना कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का आधिक्य हुआ, अधिशेष उत्पादन के कारण व्यापार वाणिज्य हुआ, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नगरीय स्वरूप में बदलने लगी। नेक्स्ट है आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक काल आपको विदित है कि मानव सभ्यता का वो काल जिसमें मानव ने लिपि की खोज तो कर ली थी, लेकिन उस लिपि को हम वर्तमान का मानव पढ़ने में सफल नहीं हो सके, अतः उस काल को हम आधे ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी लिपि का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उस लिपि को वर्तमान में हम अभी पढ़ने में सफल नहीं हो पाए, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आगे आपने देखा कि ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। कांस्य युगीन सभ्यता का अर्थ ये हुआ कि सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया और उसके बाद टिन, तो तांबा और टिन मिलाकर हड़प्पा वासियों ने एक तीसरी धातु का आविष्कार किया जो मिश्र धातु कांसा कहलाई। अतः इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हालांकि इस सभ्यता में कांसे का बहुतायत में प्रचलन नहीं था या उपकरण हथियार का प्रयोग कांसे के रूप में नहीं किया जाता था। ये एक नवीनतम खोज थी, इसलिए इसी नवीनतम खोज के आधार पर इस सभ्यता को हमने कांस्य युगीन सभ्यता का दर्जा दिया। अब ये पाषाण काल का जो अंतिम फेज है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में इस सभ्यता का पूर्ण रूप से विकास हुआ, इसलिए इसे हम नवपाषाणिक या नवपाषाणिक कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब देखिए इस हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम कौन प्रकाश में लाया या इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम लोगों का किसने ध्यान आकर्षित करवाया कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक महान और नगरीय विकसित सभ्यता पहले यहाँ विकसित हो चुकी थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज और नामकरण। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय 1826 ईस्वी में किसको जाता है? चार्ल्स मैसन को। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को बताया। चार्ल्स मैसन ने ही 1842 ईस्वी में अपने लेख नरेटिव जर्नीज में इसका उल्लेख किया। 1856 ईस्वी में डॉक्टर कनिंगम द्वारा हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम सर्वे किया गया, जबकि उसी दौरान 1853 से 56 के मध्य जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन डालते समय यहां से ईंटें प्राप्त की। तो दूसरी बार इन बर्टन बंधुओं के द्वारा
हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को ध्यान आकर्षित करवाया, लेकिन इस सभ्यता के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1861 ईस्वी में डॉक्टर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में डॉक्टर कनिंघम के द्वारा कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई तथा कनिंघम को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अतः कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता कहा जाता है। लेकिन इस विभाग या कनिंघम के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया तथा जॉन मार्शल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के खोज के संदर्भ में कार्य किया गया, या मैं ऐसे कहूं कि जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा को खोजा गया। उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सदी का तीसरा दशक क्यों प्रसिद्ध रहा। तो आपको पता है कि 1921 में पहली बार हड़प्पा स्थल को खोजा गया, या हड़प्पा सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा को खोजा गया। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में 20वीं सदी का तीसरा दशक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले हमें केवल वैदिक सभ्यता तक के इतिहास की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे। अतः इसी की खोज के साथ ही भारतीय इतिहास लगभग 5000 ईसा पूर्व तक प्राचीन हो गया। इसलिए 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कई बार रिट और फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई, उस समय विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं फलीभूत अवस्था में थी या विकसित अवस्था में थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, दो टाइप्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की हड़प्पा सभ्यता के समकक्ष विश्व की कौन सी अन्य सभ्यताएं थी या नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर मैं समकालीन सभ्यताओं की बात करूं तो मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस, या नदियों का नाम लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो नील नदी घाटी, दजला, फरात आदि। और चीन की सभ्यता वह
क्रीट की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं नगरीय स्वरूप में थी और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में मिस्र और मेसोपोटामिया को माना जाता है, और मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की पहली 2 कांस्य युगीन सभ्यता भी है, जबकि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली कांस्य युगीन तथा विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। तो हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस, चीन एंड क्रीट की सभ्यताओं के समकालीन थी। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में हो तो वो सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के बाद की होगी, आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा। अब हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, विभिन्न इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग अपने तरीके से नाम दिया गया है, या जनरली आपने ये सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के नामों के लिए 3 नाम प्रचलन में है, जैसे सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता, व सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का या सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम से पुकारा। देन इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी और सिंधु सभ्यता में क्या फर्क हुआ कि सर्वप्रथम जो स्थल खोजे गए इस सभ्यता के वो अधिकांश सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए ये नाम रख दिया गया कि ये सिंधु सभ्यता है। और ये नाम सर्वप्रथम किसने रखा? जॉन मार्शल के द्वारा। कालांतर में सिंधु की सहायक नदियों के किनारे भी कई हड़प्पा स्थलों की जानकारी मिली या खोजे गए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, जिसमें जिम सैफर व मार्टिन व्हीलर प्रमुख थे। तो जिम सैफर व मार्टिन व्हीलर ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की संज्ञा दी। जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम आया? जब सिंधु घाटी व सिंधु सभ्यता नाम प्रचलन में आया तो निर्णय लिया गया कि किसी भी मानव सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता के प्रथम ज्ञात स्थल पर कर दिया जाए। तो इस सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया 1921 में, इसीलिए इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया? M.R. मुगल के द्वारा, रफीक मुगल के द्वारा इसे बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वर्तमान के अगर संदर्भ में बात की जाए तो भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान तीनों देशों में विस्तृत है, अतः इसे बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित समझा। जबकि अंत में अधिकांश इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकांश स्थल जो है
सिंधु और सरस्वती नदियों के मध्य में स्थित थे, या मैं ऐसे कहूं कि अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के स्थल सरस्वती व हकरा क्षेत्र में थे, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय से कितने वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई, तो हम मोटा मोटे रूप से ये मानते हैं कि लगभग आज से 3000 ईसा पूर्व पहले, या मैं सीधा कहूं कि आज से 5000 वर्ष पहले ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में थी। तो कोई भी मानव सभ्यता का जो निर्माण होता है वो अकस्मात विकसित अवस्था में नहीं आती या अकस्मात विकास नहीं होता है। तो इस सभ्यता के भी कई क्रमिक विकास रहे। उस क्रमिक विकास के आधार पर इस सभ्यता को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को हम मोटे रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला होगा प्राक हड़प्पा काल या प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो प्राक हड़प्पा का मतलब क्या हुआ? जो वास्तविक नगरीय हड़प्पा सभ्यता थी उसका प्रारंभिक फेज जो है वो प्राक हड़प्पा है। तो ये प्राक हड़प्पा 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। अर्थात नवपाषाणिक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इस काल में विकसित हुई, या यहां पर स्थायित्व आया, कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ, धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य हुआ और नगरीय स्वरूप में बदलने लगी, या पहली बार यहां पर नगरों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये पहला फेज जो होगा प्राक हड़प्पा कालीन। दूसरा विकसित हड़प्पा सभ्यता, या ऐसे कहें कि नगरीय हड़प्पा सभ्यता। तो इसका जो समय है 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व में यह हड़प्पा सभ्यता नगरों के रूप में विकसित होने लगी, जो 2200 से 2000 ईसा पूर्व तक आते आते ये अपने उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन कालांतर में 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन शुरू होने लगा और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते पूर्ण रूप से पतन की ओर चली गई थी। तो ये नगरीय हड़प्पा सभ्यता का काल होगा 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट जो होगा उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल की अगर हम बात करते हैं तो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं कि इस काल में जो नगरीय या हड़प्पा सभ्यता का गौरव था वो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया और अंत में ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के 3 अलग अलग काल रहे क्रमिक विकास के अनुसार। लेकिन यहां से क्वेश्चन कई बार ये पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य समय क्या है, या वैज्ञानिक विधि या कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का क्या मानक समय है, या एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का एक विकसित या पूर्ण काल क्या माना जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने जब इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया गया तो उसी दौरान
सरगान अभिलेख को आधार बनाते हुए, कौन से अभिलेख? सरगान अभिलेख को, जो मेसोपोटामिया सभ्यता का है, सरगान अभिलेख को आधार बनाते हुए 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल हड़प्पा सभ्यता का माना। तो अभी आपने पढ़ा कि ये जो काल है ये प्राक हड़प्पा काल कहलाता है, अर्थात जॉन मार्शल ने जो प्राक हड़प्पा कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसका सटीक समय बताया, न कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का। देन उसके बाद में आप देखोगे माधव स्वरूप वत्स की अगर हम बात करें तो 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व का समय मानता है, जबकि C.J. गैट के द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय स्वीकार किया गया। D.P. अग्रवाल व रोमिला थापर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय मानते हैं। तो इसी समय को कार्बन 14 वैज्ञानिक मेथड के अनुसार भी स्वीकार किया गया है। तो ये सर्वमान्य समय होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन या वैज्ञानिक विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य समय या तिथि है, तो आप क्या बताओगे? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सर्वमान्य समय है। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है, उस वर्तमान की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का मोटा जो समय स्वीकार किया गया वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना गया है। अतः कार्बन विधि का पूछते हैं तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और एनसीईआरटी के अनुसार पूछते हैं तो आपको बताना होगा 2500 से 1800। और अगर सीधा ही क्वेश्चन डाल रखा है कि हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई या हड़प्पा सभ्यता का समय है, जिसमें 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1800 या 1750 भी डाल रखा हो और 2300 ईसा पूर्व से 1750 डाल रखा हो, तो आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाना है 2500 ईसा पूर्व से 1800 या 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य समय स्वीकार किया जाता है। अब ये जो सभ्यता आज से लगभग 4500-4600 साल पहले विकसित हुई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित होती है, या मैं ऐसे कहूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुई, और ये वर्तमान के 3 देशों में फली फूली है या विस्तृत है, जिसमें अफगानिस्तान में भी 2-4 स्थल है और पाकिस्तान तथा भारत, इन 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था, या इसका कुल क्षेत्रफल कितना था और आकृति कैसी थी। तो देखिए, पहला स्थान 1921 में जब खोजा गया हड़प्पा, तो 1921 से लगाकर आजादी तक, मतलब 1947 तक, या भारत का जब विभाजन हुआ तब तक की बात करते हैं कि 1921 से आजादी तक लगभग इस सभ्यता के 40 स्थल खोजे गए थे। लेकिन देश के विभाजन के कारण अधिकांश स्थल पाकिस्तान के सीमा के अंतर्गत आ गए। भारत में केवल उस समय 2 ही स्थल शेष रहे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आजादी के समय हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल भारत में शेष रहे या थे, तो केवल 2 ही स्थल है। पहला स्थल है कोटला निहंग खां, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, जो वर्तमान के रोपड़ के अंतर्गत आता है। और दूसरा स्थान है रंगपुर, जो मादर नदी के किनारे है और ये गुजरात का स्थल है। तो ये केवल 2 ही स्थल जो थे
वो उस समय भारत में शेष रहे, बाकी सभी स्थल पाकिस्तान की सीमा में आ गए। तो नेक्स्ट देखिए कि आज़ादी के बाद, या मैं ऐसे कहूं कि आज़ादी से वर्तमान तक हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं वो इन 40 के बाद के शेष है। तो आज़ादी से वर्तमान तक हड़प्पा सभ्यता के 1500 से अधिक हड़प्पा स्थलों की खोज हो चुकी है, जो सर्वाधिक भारत में, शेष पाकिस्तान व अफगानिस्तान में है। तो आज़ादी के बाद वर्तमान तक भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आज़ादी के बाद से लगाकर आज तक भारत में लगभग 900 से अधिक स्थलों की जानकारी हो चुकी है या खोजे जा चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक 250 स्थल कहाँ मिलेंगे आपको? गुजरात में। तो आज़ादी के बाद भारत में 900 स्थल खोजे गए, जो सर्वाधिक कहाँ से खोजे गए? गुजरात से खोजे गए। इसके अलावा आज़ादी के बाद या देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में भी पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1953-54 में, तथा रफीक मुगल के द्वारा पाकिस्तान के जो थार का मरुस्थल है उसे चौलिस्तान कहा जाता है। इसी चौलिस्तान प्रांत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को खोजा गया तथा पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष रफीक मुगल को ही माना जाता है। तो इसी के निर्देशन में पाकिस्तान में भी 53-54 से लगाकर वर्तमान तक लगभग 500 के आसपास स्थलों की खोज व जानकारी हो चुकी है या मिल चुकी है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों देशों में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई या फली फूली। तो देखिए इस हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार चारों दिशाओं में किस रूप में था, इसके बारे में हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का चारों दिशाओं का अगर हम अंतिम स्थलों की बात करते हैं तो देखिए उत्तर में मांडा, जो कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ, जो जम्मू कश्मीर में। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दिशा का अंतिम स्थल मांडा जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ, और ये किसकी सहायक नदी थी? सिंधु की सहायक नदी थी। अगर हम दक्षिण में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण का अंतिम स्थान कौन सा है, तो होगा देमाबाद। कौन सा स्थान होगा? देमाबाद, जो महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी कौन सी? परवरा के किनारे विकसित हुआ था। लेकिन इधर ध्यान रखना, अगर डॉक्टर झांसी माली के अनुसार हम बात करते हैं तो झांसी माली हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण का अंतिम स्थान देमाबाद को न मानकर कौन सा मानता है? भगत राव मानता है, जो नर्मदा के किनारे विकसित था। अब हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम दिशा का अंतिम स्थल, पश्चिम दिशा का अंतिम स्थल है पाकिस्तान की बलूचिस्तान में सुत-कागेंडौर। कौन सा स्थल? सुत-कागेंडौर, जो सिंधु की सहायक नदी दास के किनारे फला फूला। अब पूर्व दिशा का अंतिम स्थान, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व का अंतिम स्थान आलमगीर या आलमगीरपुर, जो यमुना की सहायक नदी कौन सी? हिंडन के किनारे मेरठ यूपी में था। इस प्रकार ये सभ्यता चारों दिशाओं में विस्तृत रूप में विकसित हुई या फैली हुई थी।
तो उत्तर का मांडा, दक्षिण का देमाबाद, पश्चिम का सुतकागेंडौर, पूर्व का आलमगीरपुर। मांडा चिनाब के किनारे है जो सिंधु की सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखना, ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दिशा का भारत में अंतिम स्थान है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम अंतिम स्थल या उत्तर दिशा का अंतिम स्थल कौन से होंगे, यह कौन सा है, तो मांडा नहीं होगा। मांडा केवल भारत के संदर्भ में बात होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता, यूपीएससी में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम अंतिम स्थान कौन सा है, तो उत्तरतम अंतिम स्थल जो होगा वो अफगानिस्तान के दो स्थल है जो हिंदू कुश पर्वत के समीप है। एक का नाम है सूर्थगोई, कौन सा, सूर्थगोई, और दूसरा स्थान है मुंडीगाक। तो मुंडीगाक व सूर्थगोई स्थल हड़प्पा सभ्यता के उत्तरतम स्थल माने जाते हैं। अब दक्षिण में देमाबाद हो ही गया, जो कौन सी नदी, गोदावरी की सहायक नदी है परवरा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन अगर देमाबाद ऑप्शन में ना हो तो क्या ऑप्शन में होगा, डॉक्टर जहाश्री माली के अकॉर्डिंग होगा कि भगत राव स्थल जो है दक्षिण का अंतिम स्थान है। इधर पश्चिम दिशा का अंतिम स्थान सुतकागेंडौर होगा, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में आता है, दास्क नदी के किनारे है, जो सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में पश्चिम दिशा का अंतिम स्थल, तो सुतकागेंडौर नहीं होगा, वो भारत, वर्तमान भारत की बात कर रहा है, तो स्थान होगा गुजरात का देसलपुर। कौन सा स्थान, देसलपुर स्थल होगा जो गुजरात में स्थित है। और पूर्व का आपको विदित है ही कि आलमगीर जो है मेरठ जिले में, यूपी में यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे विकसित है। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता का एक भौगोलिक स्वरूप था या विस्तार था। अब आगे आता क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का कुल एरिया कितना था, कुल क्षेत्रफल। अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये सभ्यता फैली हुई थी। अगर 13 लाख ऑप्शन में नहीं है और वर्तमान में इन स्थलों या इस सभ्यता के स्थलों की खोज और खुदाई अनवरत जारी है, तो 15 या 15 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन एक मोटा मोटा जो कुल एरिया है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अब आगे पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। अगर हम आकार या शेप की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा दिखता है, ट्राइएंगल आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये सभ्यता फली फूली या विकसित हुई। अब इतनी विस्तृत सभ्यता, इस सभ्यता में रहने वाले लोग कौन रहे होंगे, या इस सभ्यता के निर्माण करने वाले या इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, या ऐसे कहूँ कि यहाँ पर जो मानव सभ्यता रहती थी वो कौन सी प्रजाति की थी। तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा के निर्माता कौन थे या इस सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपना मत दिया है। उस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। जैसे देखते हैं कि अलग अलग हड़प्पा स्थलों से जब खुदाई कराई तो प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहाँ पर 4 प्रजातियों के साक्ष्य दिखाई दिए। सबसे पहली जो मानव प्रजाति यहाँ आपको दिखाई देती है वो है
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। दूसरी प्रजाति के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के अवशेष मिले, और तीसरे जो अवशेष मिलते हैं वो अल्पाइन प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं, और जो सर्वाधिक अवशेष या साक्ष्य मिलते हैं वो कौन सी प्रजाति के? भूमध्य सागरीय प्रजाति के अवशेष मिले। तो मैं ऐसे कहूं, इन अलग अलग प्रजातियों के अवशेषों के आधार पर तो सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, तो ऑप्शन चारों होगा। अगर चारों ही ऑप्शन है तो या तो ऑप्शन उपरोक्त सभी दे रखा होगा, और इन चारों में से अगर छांटना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे तो सर्वाधिक साक्ष्य या अवशेष के मिलते हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों के मिलते हैं। इसलिए सर्वमान्य मत ये स्वीकार कर लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। इसके अलावा अलग अलग इतिहासविदों के अपने मत रहे। जैसे मैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र की बात करता हूं, तो इनका मत क्या है कि इस हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। लेकिन आप आर्य सभ्यता को जब पढ़ते हो तो उसका समय जो माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का आर्यों का काल या वैदिक काल है। तो संभवत हम इस मत को नकार सकते हैं कि इनका पर्टिकुलर ये मत रहा कि आर्यों के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया, जो तर्क संगत नहीं लगता। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड और व्हीलर तथा क्रैमर, इन तीनों का मत है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में मेसोपोटामिया एक थी। तो सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का जब वहां से स्थानांतरण हुआ और उन्हीं लोगों के द्वारा इसी सप्त सैंधव प्रदेश में इस सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले भारतीय इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भारतीयों को ही माना है कि दक्षिण भारत के अंदर जो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे उन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया। तो पर्टिकुलर अगर राखलदास बनर्जी का नाम लेके पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ प्रजाति के लोग थे अकॉर्डिंग टू राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, अमलानंद घोष व डीपी अग्रवाल, ये कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सौंथी संस्कृति। तो सौंथी संस्कृति आपने कहाँ पढ़ी होगी? राजस्थान के इतिहास में बीकानेर में पढ़ा होगा कि बीकानेर में एक ग्रामीण संस्कृति थी जो किस नाम से जानी जाती है? सौंथी संस्कृति के नाम से जानी जाती है। और डॉक्टर अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को खोजा था और अमलानंद घोष के अनुसार कि इस सौंथी संस्कृति का ही जो उत्कृष्ट स्तर था वो हड़प्पा सभ्यता थी। तो सौंथी संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है और अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा प्रथम की संज्ञा भी दी थी। फेयर सर्विस व रोमिला थापर, ये भी अमलानंद घोष व डीपी अग्रवाल के मत का ही समर्थन करते हैं कि जो प्रारंभ से चली आ रही नवपाषाणिक या ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सभ्यताओं का ही जो उत्कृष्ट स्तर था वो हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हुई। तो अलग अलग इतिहासकार के अपने अपने मत रहे, लेकिन अगर सर्वमान्य मत को पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन सी प्रजाति के लोग थे?
भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग माने जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल रहे, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक स्तर कैसा था या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी नगर नियोजन कैसा था, और राजनीतिक पक्ष के साथ साथ में धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष कैसा था, और हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारणों से हुआ, ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।